मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर 95% लाने हैं मार्क्स तो अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस की थ्योरी पर भी देना होगा विशेष ध्यान। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको नोट्स तैयार करवाएंगे, तो हेडफोन ऑन कर लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कीजिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस की थ्योरी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है अगर वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, मानवीय क्रियाओं से क्या आशय है? मनुष्य द्वारा दिन प्रतिदिन जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन्हें मानवीय क्रिया कहते हैं। मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक वो हैं जो धन कमाने के लिए की जाती है, अनार्थिक वो हैं जो सेवा भाव से की जाती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं कि भैया देखिए, आपका बिजनेस करना, आपका व्यापार हो गया, आपका जॉब करना हो गया, या आपका किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो गया। ये सभी कार्य हम क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। परंतु अपने माता पिता की सेवा, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, ये सब हम क्यों करते हैं? इनमें तो हमारा कोई लाभ नहीं है। तो यानी कि जो कार्य पैसा कमाने के लिए आप करते हैं वो तो है आर्थिक क्रिया, और जो कार्य आप धन कमाने के लिए नहीं करते बल्कि मनोरंजन के लिए, आदर सत्कार के लिए, सेवा भाव के लिए करते हैं, वो सब कहलाएंगे अनार्थिक क्रियाएं। तो मुझे लगता है अब आप इसमें अंतर बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए, अनार्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए नहीं की जाती। आर्थिक क्रियाएं निरंतर की जाती हैं, लगातार की जाती है, और उनका एक समय होता है। हम जॉब पर कितने बजे जाएंगे, हम काम से कितने बजे आ जाएंगे। पर अनार्थिक क्रियाओं को करने का कोई समय थोड़ा ना होता है। मान लीजिए हमें अपने माता पिता के साथ कहीं जाना है तो बिल्कुल जाएंगे, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमेशा रखेंगे। तो अनार्थिक क्रियाओं की कोई समय अवधि निश्चित नहीं होती है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास आता है कि व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है? कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। तो अब इसके बाद आते हैं सर कि व्यवसाय की लक्षण या विशेषता भी बता दीजिए। चलो जी, वही बता देते हैं आपको। सबसे पहले मानवीय क्रियाएं। व्यवसाय मनुष्य द्वारा किया जाता है। आपकी मशीनें, आपके उपकरण व्यापार चलाने में आपको मदद तो कर सकते हैं, पर बिना आपके वो अपने आप काम नहीं कर सकते। समझिए आप बात को। आपकी दुकान है, दुकान का शटर है, क्या वो अपने आप खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। क्या ग्राहक आने पर जो माल रखा है खुद ब खुद बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसके लिए आपको या आपके कर्मचारियों को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। तो व्यापार एक मानवीय क्रिया है, यानी मनुष्य द्वारा ही संपन्न की जाती है। नंबर 2 पर आते हैं, आर्थिक क्रिया। व्यवसाय में लाभ होगा या हानि ये तो पता नहीं, परंतु इसमें रुपए का लेन देन जरूर होगा। अगर हम कहें कि बिना पैसों के हम काम कर रहे हैं तो भैया वो व्यवसाय ही नहीं है, क्योंकि व्यवसाय के लिए धन लगाना पड़ता है, व्यवसाय में लेन देन करना पड़ता है, माल को खरीदना या बेचना पड़ता है, सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो नंबर 2 हो गया सर आर्थिक क्रिया है। लाभ उद्देश्य, नंबर 3 है लाभ उद्देश्य। मैंने भी आपको बताया कि व्यापार में लाभ होगा या हानि ये तो बात की बात है, परंतु जब व्यापार शुरू करते हैं तो हम यही मानकर चलते हैं ना कि हमें लाभ होगा। अब हमने अपना चैनल बनाया, वीडियो बनानी शुरू करी, हमें तो लगता है ना कि आपको वीडियो पसंद आएंगी और आप इसे लाइक भी करोगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करोगे, और मुझे लगता है आप ऐसा कर भी दोगे, करेंगे ना? बिल्कुल। अगले पॉइंट पर आते हैं, जोखिम। व्यापार छोटा हो या बड़ा हो डजंट मैटर, पर व्यापार में जोखिम हमेशा रहता है, क्योंकि व्यापार के साथ साथ व्यापार में लाभ और हानि दोनों जुड़े रहते हैं। अगर हम सोचें केवल लाभ ही लाभ होता रहे तो भैया उसे व्यवसाय नहीं कहते, फिर तो उसको जॉब या नौकरी कहा जाएगा, क्योंकि व्यापार में तो रिस्क होता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, नंबर 4 पर। नंबर 4 था जोखिम का तत्व, जो कि मैंने भी आपको बताया भी है कि व्यापार में रिस्क है। व्यापार में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर कई बार ऐसा होगा तब भी आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि कई बार तो जेब से ही पैसा देना पड़ जाएगा। नंबर 5, लाभ की मात्रा अनिश्चित है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको पता है
कि महीने के अंत में मुझे इतना पैसा ही मिलना है, पर व्यापार में, व्यवसाय में लाभ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लाभ क्या होता है? अनिश्चित होता है। नंबर 6, सामाजिक क्रिया। व्यापार में पैसा तो कमाना है, परंतु ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, किसी को परेशानी हो, ऐसा काम हमें नहीं करना। इसीलिए व्यापार की परिभाषा में आपने पढ़ा था, व्यवसाय की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि कोई भी वैधानिक कार्य यानी ऐसा कार्य जो विधान द्वारा स्वीकृत हो, गैर कानूनी ना हो, उसे ही व्यवसाय कहा जाता है। इसकी बात है नंबर 7, वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको वस्तुओं को खरीदना बेचना होगा या सेवा प्रदान करनी होगी। मान लीजिए मैं अपनी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? बच्चों को कहीं ना कहीं पेपर में पास होने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा हूं ना सर, तभी तो वो मुझे धन प्रदान करते हैं, तभी तो फीस आती है। तो व्यापार में या तो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद नंबर 8, दोनों पक्षों की संतुष्टि। व्यापार कभी भी वन साइड नहीं चलता। मान लीजिए मैं आपसे फीस ले लेता हूं और उसके बाद लगातार छुट्टियां करनी शुरू कर देता हूं, पढ़ाने ही नहीं आता, तो क्या आप अगले महीने मुझसे पढ़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे कि सर तो बस फीस लेते हैं, पढ़ाते तो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि व्यापार में दोनों पक्षों का संतुष्ट होना आवश्यक है। उपयोगिता में वृद्धि। अब जो बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं किताबों में तो बहुत टाइम से लिखी हुई है, परंतु मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि आप इसको हेडफोन लगा के ठंडे दिमाग से वीडियो को देखें, जिससे क्या हो, जब आप इस क्वेश्चन को याद करने जाएं तो आपको सरलता से ये समझ में आ सके। तो मैं क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी उपयोगिता, आपकी गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा हूं। विस्तृत क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र सीमित नहीं होता। आपका व्यापार आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी और आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप व्यापार पर ध्यान नहीं देंगे, आलस हो जाएगा, आलसी हो जाएंगे आप, और कहीं ना कहीं व्यापार में आपका रुचि नहीं रहेगी, तो आपका व्यापार घटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे व्यापार को शुरू करने में जो आपने पूंजी लगाई थी वो समापन की कतार पर आ जाएगी, यानी पूंजी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि भैया व्यापार कितने स्तर पर संपन्न किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यापार को सबसे पहले हमने 2 हिस्सों में बांटा, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है, यानी हम भारत में रहते हैं और भारत में ही लेन देन कर रहे हैं, तो देशी व्यापार। इसके विपरीत अगर हम अपना माल विदेशों में या अपनी सेवाएं विदेशों में विक्रय करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाएगा। अब देशी व्यापार को और डीपली समझते हैं। देशी व्यापार का पहला स्तर आता है स्थानीय व्यापार, यानी ऐसा व्यापार जो गली मोहल्ले या एक सीमित एरिया तक ही किया जाता है, उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे आपकी गली में कोई ना कोई परचून की दुकान होगी, तो क्या आपको लगता है कि लोग बहुत दूर दूर से वहां सामान लेने आते होंगे? कभी कभार कोई आ जाए तो बात अलग है, वरना वहां जो सामान को खरीदने वाले हैं वो गली मोहल्ले या आसपास के ही लोग होते हैं। तो ये कहलाएगा आपका स्थानीय व्यापार। इसके बाद है राज्य व्यापार, एक शहर से दूसरे शहर को माल बेचना, राज्य व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार, जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल खरीदा या बेचा जाता है तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। इसके बाद आते हैं सर विदेशी व्यापार। अगर हम विदेश से माल खरीदते हैं तो वो आयात कहलाएगा, अगर हम विदेश में माल बेचते हैं तो वो निर्यात कहलाएगा, और अगर एक देश से हमने माल खरीदा और वही माल किसी दूसरे देश में बेचना हो तो उसे पुण्य निर्यात व्यापार कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी भी नए व्यापार को शुरू करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, व्यापार की स्थापना से पूर्व विचारणीय बातें, यानी ऐसी बातें जो व्यापार शुरू करने से पहले ही अगर निर्धारित कर ली जाए तो कहीं ना कहीं लाभ को सुनिश्चित किया जा सकता है और जोखिम की मात्रा को कम भी किया जा सकता है। नंबर 1, रुचि। हमें वही कार्य करनी चाहिए जिस कार्य को करने में हमारी रुचि होती है, क्योंकि बिना रुचि के किया गया कार्य में हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 2, योग्यता।
अब रुचि तो ये है कि सर मैं वैसे तो प्रोफेशनल रूप से एक वकील हूँ और बनना चाहता हूँ जज, पर उसके लिए मुझे पहले परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी ना, तो केवल रुचि से तो काम नहीं चला, कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें अपनी योग्यता में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो व्यापार को शुरू करने से पहले आप देखें कि आपका मन क्या है, फिर आप देखें कि क्या उस कार्य को संपन्न करने के लिए आपके पास पर्याप्त योग्यता भी है या नहीं है। इसके बाद नंबर 3, पूंजी की मात्रा। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ धन माल की आवश्यकता होती है, और व्यापार को शुरू करने से पहले हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि भैया इस काम में कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि अगर हम अल्प पूंजी यानी कम पूंजी के साथ व्यापार आरंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैरायटी पूरी नहीं कर पाएंगे, ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और हमारा माल लाभ की बजाय हमें कहीं ना कहीं हानि पर बेचना होगा। इसे मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक टी शर्ट लेने बाजार जाते हैं, आपने 1 या 2 टी शर्ट खरीदनी है, पर जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि भैया और टी शर्ट दिखाओ और दिखाओ। अगर दुकानदार कहता है कि भैया मेरे पास तो 4 ही हैं, आप इनमें से कोई 2 ले लीजिए, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं भैया इसमें हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ग्राहक उसी दुकान पर जाना पसंद करता है जहां पर अच्छी वैरायटी हो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हो, तो हम वहीं से अपने माल का सिलेक्शन करते हैं। तो यानी कि हमें सबसे पहले व्यापार में रुचि होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और उस व्यापार के अनुकूल हमारे पास पूंजी भी होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 4, जोखिम की मात्रा। तो वैसे तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय में होता ही है, कारोबार छोटा हो या बड़ा हो जोखिम तो रहेगा ही रहेगा, परंतु फिर भी हमें वही व्यवसाय आरंभ करने चाहिए जिनका जोखिम हम सहन कर सकें। मान लीजिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है, या तो बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो भी कम से कम जो मेरा फर्नीचर है वो तो मेरे पास बचा रहेगा, मेरा जो किराया है सिर्फ वही मुझे नुकसान दे सकता है। जबकि अगर आप कोई खाने पीने का सामान की दुकान खोलते हैं और अगर आपका सामान ना बिक पाया तो लाभ तो छोड़िए, उस माल को बनाने में लाने में जो खर्चा हुआ है वो भी आपको जेब से देना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ जोखिम थोड़ा ज़्यादा है। तो व्यापार को शुरू करने से पहले हमें उसके जोखिम के स्तर को देख लेना चाहिए। इसके बाद आता है व्यापार का स्वरूप क्या रहेगा। व्यापार के स्वरूप में जैसे सबसे पहले आता है एकाकी व्यापार। वैसे तो ये हम आने वाली वीडियोस में बड़ी डिटेल में समझेंगे, यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा जब कार्य संपन्न किया जाता है तो उसे एकाकी व्यापार कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उसे साझेदारी कहती हैं। और अगर हम एक बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो निजी कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया जाता है। तो व्यापार को शुरू करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमें व्यापार किस स्तर का करना है, अकेले करना है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उसे किया जाएगा। इसके बाद स्थान का चुनाव। किसी भी व्यापार के चलने या ना चलने में उसके स्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मान लीजिए आप मंदिर के बाहर प्रसाद बेचना शुरू करते हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि लोग मंदिर आएंगे और आपसे प्रसाद भी खरीदेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फूल वगैरह भी वहाँ बिकते होंगे। परंतु आप नोटिस करें कि अगर आप किसी अन्य जगह पर ये सब चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं, प्रसाद वगैरह बेचते हैं, तो वहाँ पर इसकी बिक्री होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसी तरह से आप समझिए जहाँ पर कपड़े की मार्केट है, ज़्यादा चहल पहल रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आप देखें कपड़े, जूते, बर्तन इस तरह की दुकानें होती हैं, क्योंकि लोग बाग उधर से गुजर रहे होते हैं और सामान खरीद लेते हैं। परंतु अगर हम किसी खेत के बीच में अपनी दुकान स्थापित कर लें जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, तो हमें ठंडी ठंडी हवा तो आएगी पर हमारी दुकान पर ग्राहक भी आएंगे, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पर लोगों की भीड़ आती जाती ही नहीं है तो सामान खरीदने को विशेष रूप से कैसे जाएगा। तो स्थान का चुनाव हमें देखना पड़ेगा। स्थान पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मान लीजिए मुझे पढ़ाना है तो कम से कम इतना स्थान तो चाहिए कि एक साथ 10, 20 या 50 बच्चे एक साथ बैठ सकें। अगर मान लीजिए मैंने एक छोटी सी दुकान ले ली और उसमें मैं बैठा हूँ
तो मैं तो बैठ गया हूं, पर मेरे बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ पे वो अपना रजिस्टर रखेंगे, कहाँ पर कॉपी रखेंगे और कहाँ से वो हमारी स्मार्ट स्क्रीन को व्यूज करेंगे, देखेंगे। तो स्थान पर्याप्त होना चाहिए, ना तो स्थान बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही इतना बड़ा हो कि मेरी आवाज़ ही मेरे बच्चों तक ना पहुंचे। तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए। प्रारंभिक अनुसंधान, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जैसे लाइसेंस की आवश्यकता, हमें देखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम काम शुरू कर लें और कल को पुलिस आके हमें कहे कि भैया ये काम आपने कैसे कर लिया, ये तो काम आप बिना लाइसेंस के कर ही नहीं सकते। तो हमें पहले इस बात की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसके बाद यंत्रों का ज्ञान, हमें देख लेना चाहिए कि व्यापार को चलाने में क्या हमें कुछ मशीनों की, कुछ यंत्रों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। मान लीजिए मैं सोचा यूट्यूब चैनल बनाएंगे, अब इसके लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए, एक कैमरा चाहिए या एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, एक छोटा सा माइक चाहिए और एक एकांत स्थान चाहिए जहां पर शोर शराबा ना हो और मैं अकेला बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से वीडियो बना सकूं। इसके बाद कार्यालय, तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमें अलग से किसी कार्यालय की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे अगर हम विद्यालय में जाते हैं तो एडमिशन के लिए, अपनी कंप्लेंट के लिए या फीस जमा करने के लिए हम प्रधानाचार्य के कार्यालय में मिलने जाते हैं। परंतु आप देखते हैं अगर एक परचून की दुकान है उसके पास तो कोई अलग से कार्यालय नहीं है, वो तो वहीं खड़ा होकर अपना ऑर्डर लेता है, वहीं सामान तोलता है और आपको दे देता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपके व्यवसाय में कार्यालय की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। इसके बाद उचित कर्मचारियों का चयन, अगर हमें अपना काम करने के लिए अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है तो हमें देखना होगा कि क्या हमें अपने काम में कर्मचारी चाहिए, और अगर कर्मचारी चाहिए तो अगर हम ईमानदार परिश्रमी कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार तरक्की करेगा। और इसके विपरीत अगर हमारे कर्मचारी कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते, बेईमान हैं, समय से नहीं आते, तो ऐसे में व्यापार चलाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। कुशल प्रबंध की आवश्यकता, अगर व्यवसाय छोटे स्तर का है तो आप अकेले ही काम कर सकते हैं, परंतु अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको एक मैनेजर भी चाहिए तो यहाँ पर एक कुशल प्रबंधक की भी आपको नियुक्ति करनी पड़ेगी। माल कहाँ से खरीदा जाए, कहाँ बेचा जाए, यानी कि क्रय नीति निर्धारण करनी पड़ेगी, विक्रय नीति निर्धारण करनी पड़ेगी, हिसाब किताब का लेखा कैसे किया जाएगा। तो ये सब बातें हमें पहले से निश्चित कर लेनी होंगी, तभी हम व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसमें आप हेडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको हेडिंग याद है तो अगर आपने वीडियो को एक या दो बार देख लिया तो उसके अंदर की डिटेल लिखना आपके लिए इतना कठिन नहीं है। तो आप मोस्टली याद करने की कोशिश करें इसके हेडिंग्स। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इनके अर्थ को समझ लेते हैं। कोई भी वैधानिक कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, माल का क्रय विक्रय किया जा रहा है तो उसे व्यापार कहेंगे। यानी कि व्यापार में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। मान लीजिए ये पेन है, ये मैं बाजार से लेकर आया 3 रुपए का, दुकान पे लाकर बेच दिया मैंने 5 रुपए का, तो ये क्या है, व्यापार है। मुझे नहीं पता ये पेन कैसे बना या इसको बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ सामान खरीदता हूं और उसको आगे बेच देता हूं, तो ये क्या है, व्यापार है। नंबर 2, उद्योग क्या है। ये पेन अगर मैं बनाने की फैक्ट्री लगाता हूं, इसके लिए मैं इंक का इंतजाम करता हूं, इसका पॉइंटर बनवाता हूं, इसे अनेबल करवाता हूं या असेंबल करवाता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, उद्योग। जहां पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है या उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे उद्योग कहा जाता है। नंबर 3, वाणिज्य। वाणिज्य एक बड़ा स्तर हो गया। वाणिज्य में वस्तुओं को खरीदना और बेचना भी है, वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना भी है, वस्तुओं को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी है, रुपए पैसे का लेन देन करना भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्यापार, परिवहन, बीमा, गोदाम, बैंक आदि सभी सेवाओं को एक साथ जोड़ा जाए तो उसे वाणिज्य कहा जाता है।
यानी कि व्यापार में वस्तुओं को खरीदना बेचना है, उद्योग में वस्तुओं का निर्माण करना है, जबकि वाणिज्य क्या है कि व्यापार भी उसमें है, व्यापार के बाद की सेवाएं भी हैं, गोदाम भी है, बैंकिंग और बीमा कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्य भी वाणिज्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न बन जाता है कि व्यापार, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है। व्यापार में आपको बता चुका हूं, वस्तुओं खरीदना और बेचना व्यापार है। पेशा क्या है, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, तो इस तरह से आपने समझा, वस्तुओं को खरीद बेच के लाभ कमाना तो व्यवसाय है। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, बल्कि अपनी एक विशेष योग्यता के आधार पर धन अर्जित किया जाता है। जैसे हमारी कोचिंग क्लासेस हैं, तो यहाँ पर मैं वस्तुओं को नहीं बेचता, बल्कि बच्चे आते हैं और मैं उनको पढ़ाता हूँ और इसी बात की उनसे फीस लेता हूँ। इसी तरह से आप कह सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट, ये लोग वस्तुएं नहीं बेच रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, अपनी विशेष योग्यता के आधार पर ही अपना धन अर्जित करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अंतर बड़ी सरलता से बना सकते हैं। व्यापार में वस्तुओं को खरीदा बेचा जा रहा है, पेशे में वस्तुओं को खरीदा बेचा नहीं जाता। व्यापार में अधिक पूंजी लगती है। जी हाँ, आप इस बात को समझिए, व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, उसे शुरू करने में पैसा ज़्यादा लगता है, जबकि मैं आपको अगर पढ़ाता हूँ तो मुझे कोई विशेष पूंजी या धन की आवश्यकता नहीं होती। व्यापार के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकि पेशे के लिए आपको एक विशेष योग्यता चाहिए। यानी कि मैंने पहले उस चीज़ को बहुत अच्छा पढ़ा है, तभी तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अचानक कोई भी व्यक्ति आएगा और पढ़ाना शुरू कर देगा, तो उसे उसके लिए क्या चाहिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यापार को सीखने में कम समय लगता है, जबकि पेशेवर व्यक्ति बनने के लिए समय लगता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो इन्हें बाकायदा अपने जीवन के कई साल इस कार्य में लगाने पड़े, तब कहीं जाकर इनके अंदर ये योग्यता आई है कि ये इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, सेवा क्या है या रोजगार क्या है। आपने अक्सर देखा होगा या आपको भी शायद कुछ लोगों ने कहा हो कि भैया पढ़ लिखने के बाद एक अच्छी सी नौकरी कर लेना। तो जो नौकरी है ना सर, यही रोजगार है। जब हम अपना कारोबार नहीं करते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के बिजनेस में उसका सहयोग प्रदान करते हैं, तो उसे रोजगार या नौकरी कहते हैं। अब रोजगार दो स्तर पे होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। यानी कि आप या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेंगे या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे। तो जब आप दूसरे व्यक्ति के आदेशानुसार कार्य करते हैं तो उसे रोजगार या नौकरी कहा जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको व्यवसाय के बारे में बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास किया है और आपको निश्चित रूप से समझ में आया भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो देखी जा सके। और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लासेस विद कबीर। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए हमारे इस कोचिंग सेंटर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में, ऊपरी मंजिल, माधवनगर, सहारनपुर। मोबाइल नंबर 9027178430। थैंक यू। कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस।